हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग लेखपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में राजस्व लेखपाल से संबंधित जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, हम लोगों ने उससे एक एक करके सॉल्व किया था, उसकी व्याख्या को देखा था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखा था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में राजस्व लेखपाल का जो 2015 में सेकेंड शिफ्ट यानी कि द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो सामान्य ज्ञान और ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, आज की क्लास में हम उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945 या फिर 1946? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साथ में आंसर भी करते रहिए, हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी देते रहेंगे आपको। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये देखिए, मार्च 1942 की बात है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और उसके बाद क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त, ठीक है, आज 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हुई। कहाँ पे हुई? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में। ये सब ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक में, देखा जाए बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और छोड़ो दो आंदोलन की। और ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया गया था, उस नारा क्या था? वो करो या मरो, ठीक है, डू और डाई का नारा जो है गांधी जी के द्वारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार की जो है दमनकारी नीतियों के कारण इस आंदोलन को दबा दिया गया, दमन किया गया। बहुत बड़े पैमाने पे बहुत लोगों की जानें गई थी, लगभग 10,000 लोगों की जानें गई। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था और जेल में जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए, वो ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर सरकार के द्वारा चलाया गया था, जीरो आवर, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में सरकार ने एक अधिनियम पास किया और उस अधिनियम के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जेल में बंद किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये विफल रहा जो है भारत छोड़ो आंदोलन सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण। लेकिन फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो गांधी जी ने किया था, ठीक है, ये इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखता है। तो चलिए, इसके देखिए, इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या थी कि कहाँ पे इस अधिवेशन को, इस आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, ऑपरेशन क्या चलाया गया था, ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटू मारो घटना या फिर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई और गदर पार्टी के द्वारा गदर क्रांति की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये इसका कारण मुख्य था प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था, जिसके कारण से गदर क्रांति का आरंभ हुआ था। अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी की, देखा जाए तो गदर पार्टी की जो हम स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? सोहन सिंह भकना जो थे वो इसके संस्थापक थे। और आपसे पूछा जाए सह संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के सह संस्थापक थे। गदर पार्टी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि गदर पार्टी का मूल नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन जो कि गदर पार्टी का मूल नाम था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान सैन फ्रांसिस्को में, जो युगांतर आश्रम में इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा 1914 में और भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। उसके बाद लाला हरदयाल जो है वो जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ पे फिर भारतीय सैनिकों को जो इकट्ठा करते हैं, भारतीय लोगों को इकट्ठा करके ये जो विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता समिति का उन्होंने गठन किया और फिर इस तरीके से उन्होंने एक क्रांति का आरंभ किया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता समिति का जो गठन किया था, उसका मूल उद्देश्य क्या था? जो बाहर, जो विदेशों में जो भारतीय रह रहे थे उनको एक तरीके से उन भारतीयों को विद्रोह के लिए तैयार करना, ठीक है। और फिर जो है गदर क्रांति का आरंभ हुआ था। तो मेनली अगर आपसे पूछा जाए तो गदर क्रांति का जो आरंभ का प्रमुख कारण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना था, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है?
द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या फिर रक्त का पंपन। तो देखिए मेरुरज्जु जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और साथ ही साथ जो मस्तिष्क में आने और जाने वाले जो उत्दीपन होता है उनका भी संवहन करना जो है मेरुरज्जु का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो बताइए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ और उसके पहले उनके पद से हटा दिया जाए, ये किसके पास इसका अधिकार होता है, राज्यसभा के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर लोकसभा के पास। करेक्ट आंसर इज ए है, केवल और केवल राज्यसभा से ही जो है पारित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है प्रस्ताव को। ठीक है, जो प्रस्ताव लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिविल और राज्यसभा में लाया जा सकता है। और इसका जो उल्लेख देखिए किसमें लिखा है, यहाँ पे हमें अनुच्छेद 67 दिखता है। अनुच्छेद 67 में व्याख्या की गई है कि राज्यसभा के द्वारा एक संकल्प जो है, एक संकल्प लाया जाएगा और उस संकल्प के द्वारा हटाया जाएगा, और राज्यसभा का उस संकल्प को पारित करने में देखिए कितने बहुमत की आवश्यकता होगी। तो राज्यसभा में जो समस्त सदस्यों के जो बहुमत से उस संकल्प को पारित किया जाएगा, जिसे ठीक है, जिसे लोकसभा के द्वारा जो है सहमति मिली होगी। ठीक है, तो लोकसभा उस पर सहमत हो, जो संकल्प पारित किया गया है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और तत्कालीन समस्त सदस्यों के जो बहुमत से जो संकल्प पारित किया जाएगा राज्यसभा के सदस्यों में, उससे जो है उस संकल्प पे सहमति किसकी हो, लोकसभा की भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए 63 अनुच्छेद 63 दिया है जिसमें कि उपराष्ट्रपति के ठीक है पद की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो राज्यसभा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतन औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या फिर वैलियम। तो देखिए यहाँ पे प्रशांतर जो है एक तरीके से आप देखेंगे तो निद्रा से संबंधित है। तो आपको एक जो हम लोग स्लीपिंग टैबलेट वगैरह खाते हैं, जो औषधि होती है, उसके रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलियम। ठीक है, वैलियम का इस्तेमाल किया जाता है प्रशांतक, यानी कि निद्रा जो कारक होता है उसी को हम प्रशांतक कहते हैं। और ये एक तरीके से औषधीय दवा होती है जिसमें जैसे कि जो अगर किसी को मानसिक तनाव है, कोई चिंता है, तो उसको कम करने के लिए एक्चुअली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज जो होता है एक तरीके से शक्तिदायक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, स्प्रीन की अगर बात करें दोस्तों तो ये एक तरीके से क्या होता है, दर्द निवारक होता है। जैसे डिस्प्रीन आप लोगों ने सुना होगा ना, उसी तरह देखिए स्प्रीन है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पेन किलर होता है। ठीक है, दर्द अगर हो रहा है किसी को तो दर्द निवारक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले यहाँ पे देखिए कि हमें क्या दिख रहा है, एम्पिसिलिन है। तो एम्पिसिलिन की अगर आपसे बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जिन लोग को होता है तो उसके रूप में जो है उस औषध के रूप में एम्पिसिलिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य। मुख्य रूप से मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बताइए मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल। केरल में अगर अन्य नृत्यों की भी बात करें तो जैसे कि केरल का क्या हो जाएगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ठीक है, ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, ये सब क्या हो गया, नृत्य हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ अन्य राज्य भी दिए, वहाँ के भी संबंधित हम नृत्यों को भी देख लेते हैं। उड़ीसा की अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा में कौन कौन से नृत्य है तो देखिए सवारी है, ठीक है, सावरी है, घुमरा है, सावरी घुमरा हो गया और आपका छऊ हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, उड़ीसा से संबंधित है। वहीं अगर आपसे कर्नाटक पूछा जाए तो कर्नाटक में देखिए यक्षगान हो गया, कुनिया हो गया, ठीक है, छुतारिव हो गया, ये सब क्या हो गए आपके कर्नाटक से संबंधित हो गए। वहीं अगर तमिलनाडु से भी पूछा जाता है कि तमिलनाडु के कौन कौन से नृत्य हो गए, तो तमिलनाडु में देखा जाए तो भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, कोलाट्टम हो गया, ये सब क्या हो गए आपके उससे संबंधित हो गए, तमिलनाडु से संबंधित जो नृत्य हो गए। देखिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जाना, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जो नृत्य के रूप है, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, ठीक है, छोरा छपेली, ये सब क्या हो गया उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। देखिए ये सब नृत्य के जो रूप हैं जो विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, वो उससे डायरेक्ट प्रश्न बनते, जैसे कि यहाँ पे मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है एनडीपी, एमसी, एनडीपी, एफसी या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देना था कि नेशनल
इसके हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो ये नेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय को प्राय हम क्या कहा जाता है, नेट नेशनल इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट इसे कहा जाता है। और इसे देखिए निकाला कैसे जाता है ये आपको पता चलना चाहिए कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो किस पे की जाती है, फैक्टर कॉस्ट पे किया जाता है। देखिए इस पे यहाँ पे गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, नीचे की साइड लिखते हैं। तो इसकी जो गणना की जाती है फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, साधन, ठीक है, साधन कीमत जो कहते हैं, इसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और इसको कैसे निकालते हैं, इसको जैसे कि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम जो अपने मूल्य कटौती है, मूल्य कटौती को जब निकाल देते हैं तो जो आय बचती है वही क्या हो जाती है आपकी, देखेंगे वही क्या, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेट नेशनल इनकम होती है, ठीक है। और यही एक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगला है कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। तो देखा जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि कावेरी की ही सहायक नदियां हैं कामबिनी, हेमवती और अमरावती। आपसे पूछा जाए कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे, ये कुरु जो जिला है कर्नाटक में, कुरु जिले कर्नाटक में जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी का उद्गम होता है। और ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ ये केरल से, कर्नाटक से तमिलनाडु और पुडुचेरी से होते हुए जो है पुडुचेरी राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इसकी जो अन्य जो सहायक नदियाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अमरावती हो गई, कामबनी हो गई, हेमवती हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी, भवानी भी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य नदियाँ भी दिया हुआ है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो कौन कौन सी नदियाँ पहले तो, ठीक है, यहाँ पे हमें जो दूसरी नदी देखिए, यहाँ पे कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होकर के गुजरती है, तेलंगाना से होकर से गुजरती है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर के जो है ये कृष्णा नदी गुजरती है। वहीं अगर आपसे पूछे कि कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देखा जाए तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, घाट प्रभा, मूसी, भीम, दुग्ध गंगा और आप देखेंगे पंचगंगा, ये सब क्या हो गई, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो गई। आपसे अगर पूछा जाए कि महानदी के बारे में पूछा जाए, महानदी जिसका उद्गम जो होता है ये आप देखेंगे तो धमतरी से होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ से होता है। और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, तो इब है, ठीक है, तेल है, शिवनाथ जो है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोदावरी, गोदावरी जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और इसे हम किस नाम से, इसे हम दक्षिण की गंगा के भी नाम से जानते हैं। और गोदावरी की अगर बात करें ये कहाँ से निकलती है, तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि नासिक पे, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। और इसकी कौन कौन सी, गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि बाएं तरफ से कौन सी सहायक नदी आ रही है, दाएं तरफ से कौन सी सहायक नदी है, तो ये सब भी प्रश्न आपको पता होने चाहिए। इस तरह भी आप थोड़ा सा इसका मैपिंग वाली ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा संभव नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताती जा रही हूँ। बाकी आप एटलस खोल को थोड़ा सा देखो कि एटलस खोलो, इन नदियों का जो उद्गम हो रहा है और जो इनकी सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, ये चीज़ भी देख लो। अगला है हमारा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, कस्तूरबा गांधी उस समय कहाँ थी, भीखाजी कामा, सरोजनी नायडू, ये तो 1857 की क्रांति के समय लग थी नहीं। देखिए कौन था यहाँ पे, डी यानी कि बेगम हजरत महल, ठीक है। तो ये बेगम हजरत महल जो कि प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, बेगम हजरत महल की बात किया जाए तो इनको हम किस नाम से जानते थे, अवध की बेगम के नाम से जाना जाता था, अवध की बेगम के नाम से इनको जाना जाता था। और एक देखिए पत्नी ये थी नवाज वाजिद अली शाह की, ये दूसरी पत्नी थी। और इनके जो नाबालिग पुत्र थे जिनके नाम पे ये शासन करती थी, उनका नाम था विरजिस कादरी। विरजिस कादरी जो इनके नाबालिग पुत्र थे, इन्हीं के नाम पे ये शासन करती थी। और बात है 4 जून 1857 की, जब लखनऊ में विद्रोह हुआ। 1857 की लखनऊ विद्रोह क्या था, जो लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसी के विद्रोह में जो है ये विद्रोह हुआ था, और जिसको दबा दिया गया था। इस विद्रोह को, फिर जो लखनऊ विद्रोह हुआ, इसको दबा दिया गया। और ध्यान रखिएगा इस विद्रोह को दबाया किसने था, ये भी आपसे पूछता है। तो ये कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था सर कैम्बलिन, ठीक है, सर कॉलिन
कैबलिन, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। किसने दबाया था, देखिए यहाँ पे नाम मुझसे गलती से निकल गया दूसरा, इनका जो नाम था कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, सर कॉलिन कैम्पबेल जो थे, इनके द्वारा जो है इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा है आपसे प्रश्न, कैम्पबेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली सबसे प्रसिद्ध जो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। अगला है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किसी दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश होती है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, वेग या फिर आयाम। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या हो गई, दूरी हो गई, यही क्या है, तरंग दैर्घ्य हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम तरंग दैर्घ्य की डिफिनीशन देखें तो समान प्रस्था, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं मध्यम जो किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा शहरों के बाहरी आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन, महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी या फिर एलपीजी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि पूरा। जैसा कि आप समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है क्या है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाना, ठीक है। अगर आप फुल फॉर्म पूरा का जानेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही आंसर। इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे कहते हैं प्रोविजंस ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, ठीक है। इसे क्या फुल फॉर्म कहेंगे, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। अगर हिंदी में क्या कहेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी सुविधाएं होती हैं वही सुविधाएं कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में लाना, ठीक है। यही क्या है, आपका पूरा है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाता है पूरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है पूरा की अवधारणा दी गई थी। और ये एक केंद्र पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत देखिए वर्ष 2004 में किया गया था। और देखा जाए वर्ष 2004 में जितने भी सभी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो शहर हैं उन शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस पूरा को जो है संचालित किया गया था, ठीक है। तो यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो है शहर जैसी सुविधाएं लाना, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जो है जीवन में गुणवत्ता में सुधार आए, ठीक है, उनको भी शहरी सुविधाएं मिल सके, यही चीज़ था आपका पूरा। तो ध्यान रखिएगा पूरा की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, डायनेमो, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। तो बताइए इसका क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किया जाता है डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य की बात करें, अगर माइक्रोफोन आपसे पूछा जाए माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा फोन करते हैं माइक्रोफोन तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और वहीं अगर बैटरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डायनामो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पे धान उत्पादन में दूसरा स्थान पूछा, ध्यान रखिएगा। इससे हमें कम से कम जितने भी कुछ महत्वपूर्ण जो फसलें हैं, जो फल हैं, उनमें कम से कम 2 से 3 तक तो हमें पता होना चाहिए कि प्रथम स्थान कौन रखता है, द्वितीय स्थान और तीसरा स्थान, ठीक है। यहाँ पे चूंकि धान उत्पादन का दूसरा स्थान पूछा है तो चीन है, USA है, रूस है या फिर भारत। देखिए वो कोई नहीं, भारत है, ठीक है। धान उत्पादन में जो पहला स्थान कौन रखता है, चीन रखता है। दूसरा स्थान कौन रखता है, इंडिया रखता है। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा स्थान कौन रखता है, तो इंडोनेशिया रखता है, ठीक है। आपसे धान उत्पादन में चौथा स्थान पूछे तो कौन रखता है, बांग्लादेश रखता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वियतनाम जो है वो 5वां स्थान रखता है। तो ध्यान रखिएगा चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया ये क्या है, धान उत्पादन में क्रमशः 3 जो है ऊपर के राज्य पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है, CS एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या फिर आशुतोष मुखर्जी। तो करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगर हम जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो इनको हम भारत छोड़ो आंदोलन का नायक भी जानते हैं, ठीक है। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन बताया गया
और उसमें ये भी बताया कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों को जेल में बंद किया गया था। जयप्रकाश नारायण भी जी उसमें से एक थे। और ये जेल से, जो कि 1942 में जेल से भाग निकले, और इन जब जेल से भाग निकले तो इन्होंने एक दास्ता का गठन किया था। उसको क्या कहते हैं? आज़ाद दास्ता। ठीक है, आज़ाद दास्ता का इन्होंने गठन किया था। ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा एक क्रांति चलाई गई थी जिसको हम कहते हैं संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जो चलाई गई थी वो भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाई गई थी, जिसे हम इंदिरा गांधी के समय में इसको किस नाम से जानते थे? तो जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और ध्यान रखिएगा, जो आप इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के लगने के कारणों में से एक कारण ये भी था संपूर्ण क्रांति, जो कि जेपी आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। और ये भी चलाई गई थी किसके द्वारा? लोक नायक यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाई गई थी। 1942 में जेल से निकलने के बाद इन्होंने आज़ाद दास्ता का गठन किया था। यहाँ पे कुछ अन्य नाम भी हम उनको भी देख लेते हैं कि उनको भी किन किन नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए चित्तरंजन दास जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चित्तरंजन दास को। आपसे पूछा जाए एंड्रियोस को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीन बंधु के नाम से एंड्रियोस को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और अंत में देखिए मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, चूंकि बंगाल से थे तो इनको बंगाल का बाघ कहा जाता था। और अगर आपसे जैसे कि बंगाली में क्या बचे? बांग्लेर बाघ। ठीक है, यानी कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता था? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, चित्तरंजन दास को देशबंधु। ठीक है, एंड्रयूस CS एंड्रयूस को दीन बंधु, और वहीं पे आशुतोष मुखर्जी को बंगालेर बाघ या फिर बंगाल का बाघ। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है 5 घनी जनसंख्या वाले हमें राज्य बताना है कि पहले कौन है, और इसमें देखिए कौन नहीं, हमें वो छांटना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए केरल नहीं है, क्योंकि केरल जो है जनसंख्या के मामले में 12वां स्थान रखता है जनगणना 2011 के अनुसार। प्रथम स्थान कौन रखता है भाई? उत्तर प्रदेश रखता है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान रखता है, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का जो है लगभग 19.9 करोड़, या फिर अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो लगभग 16.5। ठीक है, 16%, 16.5% जो है वो पूरे देश की आबादी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो उत्तर प्रदेश करता है। दूसरे स्थान की बात करें तो देखा जाए दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र। तीसरे स्थान आपसे पूछा जाए तो तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का हो जाएगा। चौथा स्थान आपसे पूछे तो बंगाल हो जाएगा। और आपसे चूंकि 5वां स्थान पूछे तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में, दूसरे स्थान पे जो है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार है, चौथे स्थान पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, 5वें स्थान पे आंध्र प्रदेश। ये लोग जनसंख्या के मामले में है। ठीक है, और केरल 12वां स्थान रखता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। करेक्ट आंसर इज अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी ने देखा जाए तो 1920, कहीं कहीं पे 1921 भी लिखा है, इनके द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। कहाँ पे किया गया था ये पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा की जो है वो स्थापना किया गया था। और इस जो है इनका जो क्षेत्र था, इनके जो गतिविधि का क्षेत्र था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन कौन सा था? रायबरेली हो गया, फैजाबाद हो गया, और सुल्तानपुर जो है वो बाबा रामचंद्र के गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, तो अवध के कृषक आंदोलन का जो है नेता कौन था? बाबा रामचंद्र थे। अगला है हमारा मशरूम। यहाँ पे मशरूम लिखा है, गलत है। मशरूम जो है अक्सर आप लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मशरूम किसका उदाहरण है? वायरस विषाणु का है, लाइकेन या जिसे हम शेक कहते हैं, फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंजाई। ठीक है, फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, तो मशरूम उसका उदाहरण है। और अगर आपसे मशरूम के बारे में पूछे तो देखिए ये एक कोशिकी भी होता है और बहुत जटिल, जो आपका बहुल जटिल कोशिकाओं से भी ये बना होता है। ठीक है, ये जीव होता है। मशरूम जो होता है देखा जाए ये एक
खाद्य कवक होता है, ठीक है, चूँकि कवक का उदाहरण है, खाद्य कवक होता है और इससे बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, इसमें विटामिन भी मिलता है, इसमें खनिज भी मिलता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे जो गुण पाए जाते हैं मशरूम में पाए जाते हैं। और बहुत आप लोग इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने, ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा आप मशरूम की जो है खेती जो होती है ठंडियों में, इस समय काफ़ी ज़्यादा मशरूम मिलते हैं, तो इसको खाइए, काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसके कई गुणकारी जो है इसमें गुण होते हैं, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? फंजाई कवक का उदाहरण है, मशरूम। अगला है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या फिर यूएसए? तो देखिए, दिल्ली को जो दिल्ली मेट्रो है उसको अपनी प्रथम जो रेलगाड़ी या फिर ड्राइवर रहित रेलगाड़ी जो मिली थी वो मिली थी दक्षिण कोरिया से, ठीक है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1995 में हुई थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके जो पहले प्रबंधक निदेशक थे जिनका नाम है ई श्रीधरन, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि इनको एक संज्ञा दी जाती है, ई श्रीधरन, इनको मेट्रो मैन की संज्ञा दी जाती है। ये आपसे पूछ चुका है कि मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो ई श्रीधरन को कहा जाता है, जो कि 1995 में स्थापित दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रथम जो है ये प्रबंध निदेशक थे, ठीक है। अगला है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब? करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। देखिए, बात है 1957 की, एक समिति का गठन हुआ, जिस बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और इस समिति ने लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सिफारिश दी। इसके बाद जो है हम देखते हैं 2 अक्टूबर की बात है, 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है, राजस्थान का जिला है नागौर जिला, और गांव अगर आपसे पूछा जाए तो बागड़ी गांव, ठीक है। बागड़ी गांव में जो है पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले के बगाड़ी गांव में किया गया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। उसके ठीक बाद आप देखेंगे तो जस्ट उसके ठीक बाद यानी कि 11 अक्टूबर की बात है, 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भी इसकी स्थापना हुई, तो दूसरे स्थान पे हमें आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए तो जब 1992 की बात है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक मान्यता यानी कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। उसके बाद आप देखें तो इस तरीके से हमने इसके बारे में ऑलरेडी भी पिछली क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया था। और ध्यान रखिएगा, इसको जब जो जोड़ा गया, जब ये हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73वां, ठीक है, 1992 को, उसको लागू कब किया गया था? उसको लागू देखिए किया गया था 24 अप्रैल को किया गया था, 1993 में किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसी कारण से हम लोग 24 अप्रैल को कौन से दिवस मनाते हैं? पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसी के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ था, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरा हुआ है? ये तो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, 3.4, 4.4, 5.4 या फिर देखा जाए करेक्ट आंसर इज 2.4 है, ठीक है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का 7वां स्थान रखता है, ठीक है, विश्व में। वहीं देखा जाए कौन सा देश जो है वो पहला स्थान रखता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे जब बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? आपका रूस है, फिर कनाडा हो जाएगा, फिर देखा जाए नॉर्थ अमेरिका, फिर कौन सा? चीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रूस दिख रहा है, फिर कनाडा दिख रहा है, फिर नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, फिर देखा जाए यहाँ पे हमें कनाडा, फिर इसका देखा जाए चीन दिख रहा है। चीन के बाद देखा जाए ब्राज़ील है, ठीक है। ब्राज़ील के बाद देखा जाए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है, इंडिया है। तो 7वां है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद से। लेकिन देखिए आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि हम चीन से भी ज़्यादा जो है जनसंख्या का नेतृत्व करेंगे भारत। तो यहाँ पे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो कितना प्रतिशत है पूरे पृथ्वी के धरातल का, कितना हिस्सा रखता है भारत प्रतिशत के रूप में? देखा जाए 2.4%, ठीक है। अगला है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग, ठीक है, जिसे हम पूर्वी प्रांत के नाम से जानते हैं, तो कलिंग की राजधानी क्या थी? जब अशोक ने, देखिए बात करते हैं अशोक की, अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था 369 ईस्वी पूर्व में हुआ था और अपने राज्याभिषेक के, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 8वें या 9वें वर्ष के बाद, ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए माफ करिएगा 269, ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद और 9वें वर्ष के प्रारंभ में यानी कि 261 में इसने कलिंग पे आक्रमण किया, ठीक है। और कलिंग पे जब इसने आक्रमण किया तो कलिंग की राजधानी क्या थी, तोशली थी, ठीक है। और इस आक्रमण के दौरान दोस्तों कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, लाखों संख्या में लोग मरे थे, कई लाख लोग जो है अपने घर से विस्थापित हुए थे। और इन सब दृश्यों को देख करके जो है अशोक काफी ज्यादा व्यथित हो गए थे। अशोक जो कि एक मौर्य शासक, ये भी ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही पोते हैं कौन, अशोक हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक ही युद्ध लड़ा था जो कि कलिंग का युद्ध, और उसके बाद इन्होंने अपने जो एक नीति थी देखा जाए दिग्विजय की नीति को छोड़ करके इन्होंने कौन सी नीति अपना ली थी, धम्म नीति को जो है इन्होंने अपना लिया था। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। धम्म नीति को इन्होंने फिर युद्ध को छोड़ दिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे प्रजा में जो है धम्म नीति को अपनाया, पूरे प्रचार प्रसार किया, बहुत इसके बारे में कहानी, काफ़ी इसके बारे में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में भी चर्चा किया हुआ है। बाकी ध्यान रखिएगा कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद और 9वें वर्ष के प्रारंभ में इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा को ही हम लोग प्राचीन नाम जो है कलिंग था, ठीक है। ये चीज था, तोशली उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण जानकारी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हम उसे एक एक करके देखेंगे। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट चल रही हूँ, कारण उसका ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए और आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया लग जाए कि देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो ये सब देखिए डायरेक्ट मतलब फैक्ट्स वाले प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें जाने की आवश्यकता नहीं इन डेप्थ, बस डायरेक्ट हम प्रश्नों के उत्तर पे चले। तो देखिए कौन सी भाषा बोली जाती है आपके पश्चिमी भाग में रोहिलखंड और ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी या फिर ब्रजभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, खड़ी बोली जो है वो बोली जाती है, ठीक है। कहाँ पे किस क्षेत्रों में, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, पंचायत समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है, किसको, ये जो आपके तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होता है उनको क्या कहा जाता है, पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और बरेली। देखिए हमें जनसंख्या जो जनगणना है, जनगणना 2011 उसकी रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जनगणना पेंडेमिक के कारण लेट हो गई, 2021 में जो हर 10 साल पे जो है जनगणना आती है, 2021 की जनगणना अभी नहीं आ सकी कारण पेंडेमिक, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो डेटा है वर्ष 2011 की जनगणना का है। और आप देख रहे हैं लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ना सिर्फ मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इवन उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है, कानपुर है, जिसके दूसरे स्थान पे देखा जाए लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान रखती है, कानपुर पहला स्थान रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें गरीबी रेखा का जो है निर्धारण किया जा रहा है। तो अगर ये समझ में आ रहा है कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति जो है इन विकल्पों में से अगर अधिक खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं होगा। तो कितना बताइए, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की अलग अलग है। 32, 43, 50, 26। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। देखिए हम श्री रंगराजन समिति की अगर बात करें तो दोस्तों इस योजना आयोग था, जैसा कि आप जानते हैं वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ गया।
तो बस 2012 में योजना आयोग के द्वारा एक समिति गठित की गई, किसकी अध्यक्षता में? श्री रंगराजन की समिति, जो है श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई योजना आयोग के द्वारा वर्ष 2015 में, और इस 2012 में, और इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जो है गरीबी रेखा का आकलन किया गया था। इस समिति के अनुसार देखा जाए तो इसने जो है उस समय, ठीक है, उस समय जो है 27 और 33 था, ठीक है, 27 रुपये जो कमा रहा है उससे ऊपर तो वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, और 33 जो रुपये कमा रहा है वो शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। और अगर हम वर्तमान की बात करें, जो कि अभी हम लोगों ने 32 देखा है, और अगर आपसे शहरी पूछ देता तो 47 हो जाता, ठीक है, 47। तो गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए श्री रंगराजन समिति जो है वो बनाई गई थी वर्ष 2012 में, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई 32 रुपये से अधिक खर्च कर रहा है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अगला है हमारा, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। 60,000, 75,000, 1 लाख या फिर 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, डी हो जाएगा, यानी कि 50,000 से जो है लागत कम, परियोजना की लागत कम नहीं होनी चाहिए। किसके अंतर्गत? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत जो परियोजना की इकाई है उसकी लागत 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है, डैश सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। देखिए, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, इसके पहले वाला जो हम लोगों ने राजस्व लेखपाल का एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें भी सामाजिक वानिकी से संबंधित प्रश्न आया था। तो समझ रहे हैं कितना प्रीवियस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट में भी वो इसी से संबंधित प्रश्न आया है, तो इस बार उसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सामाजिक वानिकी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ऑलरेडी अपने पहली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि सुल्तानपुर में ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्य प्रणाली के लिए एक डेटाबेस, केंद्रीकृत डेटाबेस जो है डेटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए पहल की। उसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। करेक्ट आंसर इस डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कार्य कुशल प्रणाली के लिए केंद्र के डेटाबेस की समस्या का समाधान करने के तहत जो है स्थापित किया था, ठीक है। अगला है हमारा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर आगरा। करेक्ट आंसर इस बी है, ठीक है, इलाहाबाद है। वर्तमान में 17 जो है वो रेलवे जोन है। इन रेलवे जोन जो है इनका मुख्यालय कहाँ, आपको थोड़ा पता होना चाहिए, पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? इलाहाबाद में है। अगला हमारा, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या फिर सारनाथ। तो देखिए इसका जो आंसर बी है, वाराणसी को जो है वो विश्व का सबसे पुराना जो शहर माना जाता है। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें, पौराणिक कथाओं में देखा जाए जो वाराणसी की जो स्थापना है, जो काशी है, उसमें देखा जाए इसकी स्थापना लगभग माना जाता है 5000 साल पहले जो है माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था वाराणसी को। ये पौराणिक कथाओं में दिया। वहीं अगर हम विद्वानों की बात करें, जो आधुनिक विद्वान हैं, उनके अनुसार जो वाराणसी की स्थापना 3000 साल पहले हुई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वाराणसी के बारे में अगर बात करें तो वर्ष 2015 में यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत वर्ष 2015 में वाराणसी को संगीत का शहर जो है वो चुना गया था, वाराणसी को सिटी ऑफ नेटवर्क के तहत, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से? आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामपुर, मुरादाबाद या फिर लखनऊ। करेक्ट आंसर इज ए है, आगरा और जो कानपुर है वो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध। देखिए ऐसे भी चीज़ें प्रश्न पूछा जाता है, मुरादाबाद से क्या प्रसिद्ध है, लखनऊ से क्या है, जौनपुर, रामनगर, ये सब पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आगरा और कानपुर चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है, को राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? 80:20, 75:25, 66:34 या फिर 90:10। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 75 केंद्र और 25 जो है राज्य, यानी कि एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना इंदिरा आवास योजना। और इंदिरा आवास योजना की बात करें तो ये एक तरीके से घटक योजना थी किसकी? ये जो एक जवाहर योजना चलाई जाती थी, अगर आपको याद होगा, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना का
ये एक तरीके से घटक थी। और 1997 से लेकर के 98 के बीच में इस योजना ने जो है इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तो ये एक स्वतंत्र योजना बन गई थी। लेकिन वर्ष 2016 की अगर हम लोग बात करें तो इस योजना को जो है परिवर्तित कर दिया किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में, इंदिरा आवास योजना को वर्ष 2016 में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या फिर खतौनी। तो भू कृषि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भू कृषि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो खतौनी में रखा जाता है। ठीक है, खतौनी जो होती है ये बहुत ही उपयोगी दस्तावेज होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी खतौनी के द्वारा देखा जाए जो पटवारी होता है वो पटवारी से किसी भी क्षेत्र की स्थिति और पूर्ण विवरण जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, खतौनी से ही अगर हम पटवारी के पास जाते हैं और हम सोचते हैं कि किसी भी क्षेत्र की हमें स्थिति बता दो, उसके बारे में पूर्ण विवरण बता दो, तो वो जो है पटवारी इसी जो है दस्तावेज यानी कि जो खतौनी है इसी से जो है हमें बताता है। यहाँ पे अन्य की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे हमें जमाबंदी दिख रहा है। जमाबंदी भी क्या है, ये एक दस्तावेज है जिसमें देखा जाए जो है ये जिसे हम अधिकारों का रिकॉर्ड के साथ साथ जो खेती हो गया उससे संबंधित जो स्वामित्व का रिकॉर्ड भी इसमें रखा जाता है। ठीक है, जमाबंदी में। यहाँ पे पंचनामा जो हो गया, पंचनामा की अगर आपसे बात किया जाए कि पंचनामा क्या है, तो देखा जाए ये जो भूमि का जो पंचनामा होता है ना, ये भूमि का भौतिक कब्जा जो होता है, भूमि का भौतिक कब्जा लेने का एक तरीके से लेने के समान होता है। कौन सा? आपका पंचनामा। और गिरदावरी, गिरदावरी क्या होता है भाई? ये एक तरीके से फसल निरीक्षण होता है। ठीक है, तो जब भी खेत है, खेत में फसल लग गई है, फसल लग के तैयार हो गई है, पक गई है, अब उसका कटाई का समय आ गया है, तो जो पटवारी होता है वो जाकर के क्या करता है, पटवारी जो है, पटवारी का कर्तव्य होता है कि वो खेतों में जाए और खेतों का दौरा करे और फिर जो खसरा होता है, खसरे में गिरदावरी का रजिस्टर में जो रजिस्टर होता है उसमें पूरे फसलों का परिणाम लेके जो जो उसने देखा पूरी डिटेल जो है उसमें रजिस्टर करे, यही क्या है, गिरदावरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भू कृषि का रिकॉर्ड क्या होता है, खतौनी होता है। अगला हमारा, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? आधार, 1/4, 1/10 या फिर 1 बिस्वा। करेक्ट आंसर इज ए है, 1 बिस्वा का जो है, 1 बिस्वा का जो 1 बीघा में क्या अनुपात है, तो 1 बिस्वा है। ठीक है, अगला है, एक के कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज, 2025, 4425 या फिर 3025 वर्ग गज होता है। तो देखा जाए इस पे करेक्ट आंसर पे अगर हम चलें तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है हमारा, ए हो जाएगा, यानी कि 4840 वर्ग गज जो होता है वो 1 गज के बराबर है। 1 गज जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो ये होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, अगला है हमारा कि यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है फुल फॉर्म की, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हमारा, ठीक है, तो इसके बारे में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं मनरेगा होता है और हम लोगों ने इसके बारे में भी बात किया था दोस्तों, ऑलरेडी इसके बारे में भी लास्ट लेक्चर देख लेना। वैसे थोड़ा सा हम दें कि इसका ये एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2006 में किया गया था और ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए जो है इसको किया गया था। ठीक है, अगला है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिलों में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए? तो 10 लाख जनसंख्या वाला जो जिला है उसमें कम से कम कितने बिस्तर जो होने चाहिए यानी कि अस्पताल? तो यहाँ पे 195, 300, 350 या फिर 50। करेक्ट आंसर इज 300 अस्पताल वाला जो 300 बिस्तर वाले अस्पताल होने चाहिए जिला अस्पताल, उसमें किसके जो है, भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार। कितनी आबादी हो, अगर 10 लाख आबादी वाले कोई जिला है और वहाँ उस जिले में जो जिला अस्पताल है उसमें कम से कम 300 बेड होने चाहिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार। अगला है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? कर रियायत, बट्टा, कर मुक्ति या फिर छूट? तो देखिए बट्टा दिया जाता है। ठीक है, तो बट्टा दिया जाता है घरेलू व्यक्तिगत सौर
जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहन के रूप में देखा जाए बट्टा दिया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। यहाँ पे देखिए व्यावसायिक फसल पूछ रहा है, कॉमर्शियल क्रॉप पूछ रहा है आपसे, गेहूं है, गन्ना है, मक्का है या फिर चावल है। करेक्ट आंसर इज, जल्दी से आंसर करते रहिए, देखिए मैं होल्ड भी कर रही, पी गन्ना है, जो कि एक व्यावसायिक फसल है। गन्ने के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पूछा था, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गन्ना है। गन्ने के सबसे पहले जो चीनी मिल जो स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, 1903 में किया गया था। देवरिया जिला का एक प्रतापपुर जगह है, वहाँ पे किया गया था। ऑलरेडी ये सब चर्चा किया हुआ, बार बार मैं चीज़ें नहीं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी ये सब चीज़ें की हुई हैं, चर्चा की हुई हैं इन डेप्थ जा करके। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे। तो गन्ना, ठीक है, गन्ने का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल है। गेहूं अगर पूछा जाए गेहूं क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल पूछे तो कौन सा आपका गेहूं हो गया। अगला है, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। 5 से 10 होते हैं, 7 से 17, 5 से 20 होते हैं, 7 से 17 होते हैं, 10 से 20 होते हैं या फिर 5 से 9 होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पंच किसे कहा जाता है, लगभग 7 से 17 लोग होते हैं जिन्हें एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने गए ये सदस्य होते हैं, इनको पंच कहा जाता है। और अगर आपसे इसके बारे में पूछे तो, ठीक है, तो ये गांव के लोग जो हैं वो एक तरीके से गांव के लोग जो हैं वो पंच का चयन करते हैं। और ध्यान रखेगा जिसमें से 1/3 यानी कि 33% जो सीटें होती हैं वो महिला उम्मीदवारों की भी होती हैं। ठीक है, अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, ये करते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए। 3, 4, 6, 2। तो देखिए न्यूनतम जो होनी चाहिए ना, कम से कम 2 होनी चाहिए 6-6 महीने पे अंतर जब भी हो। मतलब ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो कम से कम 2 साल में होनी चाहिए। बाकी आप कितनी करें वो अलग चीज़ है, लेकिन न्यूनतम जो है वो 2 होनी चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए ये प्रश्न कल भी पूछा था हम लोगों ने, इसके पहले वाला जो प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है पेपर, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए किस तरह से प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका 21 वर्ष हो जाता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए किसी व्यक्ति की वो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। देखिए मिड डे मील के बारे में कल भी हम लोगों ने बात किया था, मिड डे मील के बारे में फिर से प्रश्न आ गया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। अर्धवार्षिकी, त्रैमासिक, वार्षिक या फिर मासिक। करेक्ट आंसर इज ए है। देखिए अर्धवार्षिकी आधार पे जो है एक बच्चे के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह साफ सफाई से संबंधित पूछा गया था कि साफ सफाई हो किस तरह से डेली जांच करना चाहिए, दैनिक रूप से कि साप्ताहिक, तो देखिए दैनिक था। इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया था। मिड डे मील के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया, वहाँ पर जाइए इससे देख लीजिए कि क्या था मिड डे मील का। अभी हाल ही में इसके नाम बदल दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है, ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मिड डे मील कार्यक्रम के तहत जो बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिकी यानी कि 6 महीने पे एक बार देख लेना चाहिए, जांच करना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा कि मनरेगा। ठीक है, मनरेगा यानी कि क्या कहेंगे आप, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है। 100:0, 50:50, 25:75 या फिर 75:25। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, देखा जाए तो ये जो जितने भी जो आप देखेंगे तो ये मनरेगा के तहत जो राज्यों का हो गया और जो केंद्रों का जो भार होता है एक तरीके से निधिकरण का जो अनुपात होता है वो 75 और 25 होता है। मनरेगा की जो बात करें तो यानी कि जो भी केंद्र और जो राज्य सरकारों के द्वारा जो किए गए वित्त पोषण का अनुपात कितना है, 75 और 25 है। और ध्यान रखिएगा मनरेगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा
एक तरीके से कार्य गारंटी कार्यक्रम है। कार्य गारंटी मतलब सबसे ज़्यादा जो है इसमें कार्य की गारंटी दी जाती है, और इसे वर्ष 2005 देखा जाए 2005 में जो है ग्रामीण घरों में प्रति वर्ष 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देने के लिए जो है उद्देश्य से लाया गया था। फिर वर्ष 2006 में जैसा कि हम लोगों ने देखा, वर्ष 2006 में इसको मनरेगा को लागू भी किया गया था उत्तर प्रदेश में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। और वर्ष 2000, चूंकि पहले इसका नाम प्रारंभ में क्या था, नरेगा था, ठीक है, नरेगा था। वर्ष 2009 में, ठीक है, 2 अक्टूबर वर्ष 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा की हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा जो है राजस्व संबंधित लेखपाल में जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन जो थे, जिसमें हम लोगों ने देखा ग्रामीण विकास से संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देखा। कुछ व्याख्याएं हम लोगों ने नहीं ज़्यादा की है, कारण है कि उसका ऑलरेडी दूसरे लेक्चर में किया गया है, तो आप उस वीडियो को भी साथ में देख लो। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ग्रामीण विकास, माफ करिएगा, लेखपाल से संबंधित जो चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ है, जो राजस्व संबंधी जो लेखपाल एग्जाम हुआ था, उन सब की जो है प्रीवियस इसकी डिस्कशन वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप लोग एक बार सर्च करके उसको देख लो, जिससे कि एक आइडिया लग जाए लमसम की इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।